हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपीए पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम विज्ञान, हिंदी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान और सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए स्टार्च, बी रेसे, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च। देखिए, लार जो है भोजन को गीला करता है और भोजन की लुगदी बनाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। और लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो इस प्रकार लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी मिट्टी, सी राख या फिर डी पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी। देखिए, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती और यदि हाइड्रोजन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार हाइड्रोजन को जलाने से वह पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किसमें चल सकती है? ए निर्वात में चल सकती है, बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, सी केवल गैस में चल सकती है या फिर डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। और ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक, निर्माता तथा योद्धा था? ए बाज बहादुर, बी मानसिंह, सी राजा भोज या फिर डी सूरज सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा भोज। देखिए, राजा भोज जो है परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिन्होंने कलम व तलवार दोनों में महारत प्राप्त की थी और विद्यालय आदि की स्थापना भी की थी। और इनकी रचनाएं हैं सम्रांगण सूत्र तथा सरस्वती कंठाभरण। चलिए अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? ए बालू, बी मृत्तिका, सी सिल्ट या फिर डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जो है बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है बताइए? तो जलोढ़ मिट्टी मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड व श्योपुर जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है तथा बालू की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? ए 1982, बी 1984, सी 1981 या फिर डी 1983। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1984। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है और इसका शिलान्यास अक्टूबर 1984 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, दो या अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है? ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी मल्टी प्रोसेसिंग या फिर डी टाइम शेयरिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए, दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ भाग सभी प्रोग्राम को देता है। चलिए अगला प्रश्न है, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है? ए मेगाहर्ट्ज, बी संप्रतित प्रति सेकेंड, सी बीट प्रति सेकेंड या फिर डी नैनो सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीट प्रति सेकेंड। ब्रॉड जो है डाटा संचारण की गति को मापने की इकाई होती है और इसे ही बीपीएस अर्थात बीट प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? ए कंट्रोल+M, बी कंट्रोल+N, सी कंट्रोल+Shift+N या फिर डी कंट्रोल+S। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+N। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल+N बटन को प्रेस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इनमें से किसके अभिलेख में मिलता है बताइए? ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है।
देखिए, रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत के अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन की। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में बताइए? ए इंदिरा गांधी की, बी कमला नेहरू की, सी सरोजनी नायडू की या फिर डी रानी लक्ष्मीबाई की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। देखिए, सरोजनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था और वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की स्मृति में ही महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? ए अनाईमलाई पहाड़ियाँ, बी पालनी पहाड़ियाँ, सी नंदी पहाड़ियाँ या फिर डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है और यह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। ए भोर, बी सुबह, सी सवेरा, डी दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन। देखिए, दिए हुए ऑप्शंस में से दिन भिन्न है क्योंकि ऑप्शन ए भोर, बी सुबह और सी सवेरा ये तीनों जो है प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं और दिन जो है प्रभात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन। दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिवा, दिवस, वार, रोज, अहन, वासर, युम और यौस। देखिए, हम कुछ और पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं, जैसे दिनांक। दिनांक के पर्यायवाची शब्द होते हैं तारीख, तिथि और मिति। वर्ष, वर्ष का पर्यायवाची शब्द होता है साल, बरस, वत्सर, अब्द, सन, संवत, संवत्सर और भूखंड। और शाम के पर्यायवाची शब्द होते हैं संध्या, सांझ, साध्य, सायं, दिनांत, दिवांत, प्रदोष और गोधूली। चलिए अगला प्रश्न है, कलुष का विलोम शब्द है। ए पाप शून्य, बी निष्कलुष, सी निष्पाप या फिर डी निष्करुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ए निर्वेद, बी शोक, सी हास या फिर डी रति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रति। देखिए, काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और इन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। ऑप्शन ए लेन देन का अभिलेखन, बी लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश, सी केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी या फिर डी वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। चलिए अगला प्रश्न है, मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का मुख्य घटक क्या होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी केवल कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, डी केवल कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई होती है? ए ऊर्जा, बी दबाव, सी बल या फिर डी तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा का इकाई जूल होता है और ऑप्शन नंबर डी तापमान। तापमान का इकाई सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। ए भुगतान वापसी की अवधि, बी बट्टागत नकद प्रवाह, सी प्रतिफल की औसत दर या फिर डी एनपीवी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।